नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिजनौर में जिला संयुक्त अस्पताल का हाल बेहाल है। डॉक्टर्स पर मरीजों को नहीं देखने का आरोप लग रहा है। अस्पताल में मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं और इलाज के लिए मरीजों को लेकर परेशान दिख रहे हैं तीमारदार। अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिजनौर में हालत खराब है। बागपत की तस्वीर हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। बिजनौर में जिला संयुक्त अस्पताल का हाल इस कदर भी बेहाल है कि मरीजों को देख नहीं रहे हैं डॉक्टर्स। और आप देखिए किस तरीके से हाहाकार और चीख पुकार अस्पताल में मचा हुआ है। तो आप देखिए ये हालात हैं। सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, जरा बिजनौर की हालत बताइए ताकि हुक्मरान उत्तर प्रदेश के देखें और सुने कि वो जो झूठ बोलते हैं उस झूठ की अपेक्षा जमीनी सच्चाई क्या है। बिल्कुल सही कहा अवधेश। अगर बात करें बिजनौर सरकारी जिला अस्पताल की तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर से L2 बेड के हालात की तस्वीरें हैं। किस तरह से जो है मरीज और तीमारदार तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाई न मिलने की वजह से लगातार जो है मरीज मौत के काल में समा रहे हैं। आप देख सकते हैं अवधेश किस तरह से जो मरीज हैं वो जो जमीन पर तड़प कर जो है मौत के काल में समा रहे हैं। और हमारी अभी डीएम से बात हुई, डीएम का कहना है कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। इससे साफ तौर से आप देख सकते हैं जमीनी हकीकत क्या कह रही है, किस तरह से तड़प रहे हैं मरीज और उनको देखने के लिए। अच्छा सरफराज, ये बताइए कि जब डीएम कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, सीएमओ सीएमएस भी यही बोलते होंगे, तो कमी क्या है ये कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अवधेश, आप साफ तौर से जमीनी हकीकत देख सकते हैं किस तरह से L2 बेड का अस्पताल का ये तस्वीरें हैं जो खुद बयां कर रहे हैं, जो तीमारदार खुद अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं, बयां कर रहे हैं अपनी बात कि 3-3 दिन से जो है अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं आए, नर्स के सहारे जो है सब कुछ सिस्टम चल रहा है और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन नहीं मिली। आप देख सकते हैं महिला को किस तरह से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से साफ तौर से आप देख सकते हैं उसको जो चेस्ट है उसको सहारे से जो है ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है। तीमारदार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद महिला की जो है जान चली गई अभी थोड़ी देर पहले। तो कुछ मिलाकर देश कहा जा सकता है साफ तौर से जमीनी हकीकत कुछ और है और जो डीएम जो प्रशासन बोल रहे हैं वो अपनी और इससे जो है बखान कर रहे हैं। तो साफ जाहिर है देश कहीं ना कहीं जो है सिस्टम पूरी तरह से जो है सरकार सिस्टम फेल हो चुका है। और इसके बाद अगर गाँव की बात करें तो गाँव में भी बहुत बुरा हाल है, लोगों की जो जान जा रही है और झोला छाप डॉक्टर के सहारे अब देश जो है जो मजबूर बेचारे जो जिला अस्पताल में न जा करके वहाँ पर इलाज करा रहे हैं और लगातार जो है गाँव में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा देश। बिल्कुल, तो देखिए 3 तस्वीर, तीमारदार अपने मरीजों का खुद इलाज करते हैं, स्ट्रेचर नहीं है तो गोद पर मरीजों को ले जाया जाता है, न डॉक्टर है न ऑक्सीजन के इंतजाम है। सरफराज, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी सीएमओ और डीएम अस्पताल के हालात देखने जाते हैं या फिर बस एसी कमरों में बैठकर और बयानबाजी करते रहते हैं कि बहुत अच्छा है? जो लखनऊ से हो रहा है वही नाटक बिजनौर में भी चल रहा है। सीएमओ की बात करें तो सीएमओ अक्सर हमारा फोन नहीं उठाते, हमारा क्या किसी भी मीडिया कर्मी का जो है फोन उठाने में कतराते हैं। लगातार कई बार उनसे जो है आंकड़ा लेते हैं, मौत का क्या आंकड़ा है, क्या कोरोना वायरस के जो एक्टिव केस हैं बिजनौर जिले में अगर बात करें तो उसका भी जो है हवाला सही तरह से नहीं दे पाते। और बात करें डीएम की तो डीएम अभी थोड़ी देर पहले जब ये हाहाकार मचा है पूरे L2 अस्पताल के अंदर तो अभी थोड़ी देर पहले वो जरूर वहाँ पर पहुंचे और उनका यही कहना है साफ तौर से कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कोई व्यवस्था जो है खराब नहीं है, जो मरीज हैं वो अपना आप में जो है ये गलत बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सरफराज, तो हम चाहते हैं कि लखनऊ की टीम 11 भी ये तस्वीरें देखे और बिजनौर के डीएम भी ये तस्वीर देखें। कम से कम किसी का ज़मीर तो जागे, किसी को तो इंसान होने का एहसास हो। तड़प तड़प कर मरीजों की मौत हो रही है, तीमारदारों को खुद अपने मरीजों को उठाकर ले जाना पड़ रहा है, इधर से उधर बेड नहीं मिल पा रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं। और उस पर जब डीएम ये बोलते हैं कि किसी बात की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन भरपूर है, तब समझ में आता है कि आखिर लाल फीताशाही किसे कहते हैं। यही है लाल फीताशाही कि आपकी जान चली जाए लेकिन अगर साहब ने कह दिया कि ऑक्सीजन है तो मतलब ऑक्सीजन है। आप चीखते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, आप अपने परिजनों को खोते रहिए, इन्हें धेले का फर्क नहीं पड़ता। इनकी नौकरी चल रही है, इनको गाड़ियां मिली हुई हैं, इनको बंगले मिले हुए हैं, नौकर चाकर मिले हुए हैं। और रही बात आंकड़े गढ़ने की तो वो गढ़े जा रहे हैं। पूरी रात कोई डॉक्टर नहीं आया, पूरी रात कोई डॉक्टर ने आगे नहीं देखा।
देते हैं। क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया आपको? कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया हमें, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, कोई देख रहा। किसी अधिकारी से आपने कहा? अधिकारी कोई नहीं उठ पा रहा है, पे ना कोई डॉक्टर देख रहा है कुछ। 12 बजे ऐसे पड़े हम लोग सिलेंडर लेने के लिए, जैसे मतलब अब बहुत बुरी स्थिति में सिलेंडर मिला रहा। मैं कल से अपनी मम्मी को लेके आई हूँ, लेकिन आप कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा है। रिक्वेस्ट करते रहो कि डॉक्टर साहब प्लीज देख लीजिए एक बार चल के, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई आता नहीं है यहाँ देखने को। क्या कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई? कोई सुविधा नहीं है। पेशेंट को बुखार है, पेशेंट को घबराहट है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे ये कहते हैं प्राइवेट में ले जाइए, वेंटिलेटर की जरूरत है, प्राइवेट में ले जाइए, पहले से बात करके रखिए। डॉक्टर तो कोई आता ही नहीं है, कोई आता नहीं। ऑक्सीजन वगैरह दी, ऑक्सीजन कमी थी, क्या कमी थी? ऑक्सीजन की कमी रही। तो डॉक्टर नहीं आता वो अलग समस्या है, लेकिन समस्या एक और है कि इन अफसरों को इंसानियत ही नहीं आती। ये भूल चुके हैं कि इंसान है, और ऐसी व्यवस्था जब होती है तो आम आदमी को मरना ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन का दायरा बढ़ सकता है, सख्ती बढ़ाने की तैयारी है और मंगलवार तक ये लॉकडाउन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर, कोरोना की चेन तोड़ने को लेकर उत्तर प्रदेश में जो साप्ताहिक लॉकडाउन है शनिवार, रविवार और सोमवार का, उसको मंगलवार तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि व्यवस्था आपके से बाहर है, कोरोना संक्रमण जो है वो बाहर है, व्यवस्थाएं हैं नहीं। तो एक अपडेट ये है कि सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि ये फैसला हो चुका है अब कि कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार ने फैसला ले लिया है। लॉकडाउन का जो साप्ताहिक दायरा है वो बढ़ेगा। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा। तो वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है शुक्रवार रात से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक। पहले ये शुक्रवार की शाम से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक था, लेकिन अब इसे मंगलवार को भी जोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि साप्ताहिक जो वीकली लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, उसे बढ़ाया गया है। शुक्रवार की शाम से लागू होगा और मंगलवार की सुबह तक जारी रहेगा। और अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस दौर में कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, और ये सब तो छोड़िए, अधिकारियों में जिम्मेदारी भी नहीं है, उनका भी ज़मीर मर गया है। ऐसे में एक दिन बड़ा है, कोई राहत मिलेगी क्या? देखिए, फैसला हुआ है कि अभी जो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया और अब इसको बढ़ा दिया है। यानी अभी जो वीकेंड लॉकडाउन लगा वो शुक्रवार रात 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक था, पर इसे एक दिन और बढ़ाया गया है। यानी अब ये मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। लेकिन शायद सरकार ट्रायल एंड एरर मेथड पे चल रही है। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन लगाया, अब एक दिन और बढ़ाया, फिर एक दिन और बढ़ाएंगे, फिर एक दिन और बढ़ाएंगे। तो ऐसे में इसको तो यही कह सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड पे चल रही है। सोच रही कि ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। जरूरत किस चीज की है? देखिए, जब आप खुद मान रहे हैं कि इस वीकेंड लॉकडाउन से कुछ राहत मिली है, केसेस कम आए हैं, तो फिर एक एक दिन बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या इसको एक साथ लंबा नहीं किया जा सकता? क्या इसको 8 दिन 10 दिन के लिए नहीं किया जा सकता? पंचायत चुनाव आज खत्म हो जाएंगे, क्या इसके बाद कोई और फैसला होगा? ये बड़ी चीज है। और बार बार एबीपी गंगा यही कहता आया है कि सरकार शायद ट्रायल एंड एरर मेथड पर चल रही है कि हम ये भी करके देख लेते हैं, अगर गलती होगी तो इसको सुधार लेंगे, फिर ऐसा करके देख लेते हैं। अब जरूरत क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में क्या है, किस तरीके से वहाँ पूरा लॉकडाउन है। इसके अलावा कई और राज्यों ने भी लॉकडाउन किया और उसका असर ये हुआ है कि मामले भी कम आए। यूपी सरकार ने जब 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन किया तो मामले कम आए। हम अपने दर्शकों को बता दें, आज जो मामले हैं वो कल के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि जांच 2.25 लाख के आसपास हुई है, लेकिन मामले बढ़ गए हैं। तो अब मंगलवार तक इसे किया है, फिर आगे बैठक में तय करेंगे कि नहीं, बुधवार भी कर देते हैं। तो जो भी फैसला लेना है एक बार में लें। व्यापारियों ने सब अपने आप स्वयं लॉकडाउन किया हुआ है। लखनऊ में आप देख लीजिए, कोई भी मार्केट खुल नहीं रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि पहले जाना है व्यापार, उसके बाद है। और सरकार अभी शायद पंचायत चुनाव में बिल्कुल अनुभव। और एक चीज और भी है जमीनी कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, तो आम आदमी को नहीं मिलेगा। जो नीतियां बना रहे हैं, जो व्यवस्था बना रहे हैं, उनको तो सब कुछ मिलेगा, तो वो एरर एंड ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन आम जनता तो पिसी जा रही है इसमें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अवधेश, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी डॉक्टर हैं, चिकित्सीय पेशे से जुड़े हैं, उनमें खासी नाराजगी है। खासी नाराजगी क्यों? क्योंकि सारा कमान जिलों में किसको दे दिया है? IAS अफसरों को दे दिया है। आपको अगर हम जानकारी दें तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो DM के कहने से मिल रही है मरीजों को।
इस तरीके की स्थिति है। सीएमओ ने पूरे प्रदेश में हाथ खड़े कर दिए हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी है, चाहे वो सीएमओ हो चाहे वो सीएमओ हो। उसका कहना है कि मरीज की सेवा में हम लगे हैं और जिम्मेदारी डीएम को दी है। डीएम फोन करता है कि किसको इंजेक्शन देना है, किसको इंजेक्शन नहीं देना है। सीडीओ फोन करता है कि किसको इंजेक्शन देना है, किसको इंजेक्शन नहीं देना है। डॉक्टर बेड पर देख रहा है, मरीज मर रहा है, लेकिन वो दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये डीएम की तब तो अनुभव नहीं आएगी। टीम 11 और डीएम को ही पीपी किट पहनाकर भेज देना चाहिए। डॉक्टर तो वहां पर बेकार में शहीद हो रहे हैं अगर वो फैसला ही नहीं ले सकते तो। पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं बहुत नाराजगी है, खासतौर से जो डॉक्टर्स मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी बात को लेकर एक जिले की हम आपको अगर बात बताएं तो वहां पर एक सीएमओ को फोन किया गया और जो सरकार में बड़े ओहदे पर बैठे हैं उनके यहाँ से फोन किया गया। ये कहा गया कि ये मरीज गंभीर है, इसको इंजेक्शन की जरूरत है। सीएमओ ने अपनी लाचारी साफ तौर पर बयां की और ये कहा कि हम नहीं दे सकते, हमारे पोजीशन में नहीं है, वो डीएम साहब के पोजीशन में है। फिर वहां से डीएम को फोन किया गया और तब जाकर वो इंजेक्शन मिले। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। इसको लेकर भी नाराजगी। आप ये सोचिए कि जो डॉक्टर इस कोरोना काल में मरीजों की सेवा में जुटे हैं, अगर वो नाराज हो जाएंगे, उनके भीतर एक गुस्सा रहेगा तो कैसे किसी का। बिल्कुल, लेकिन अनुभव एक सवाल और भी उठता है कि आईएएस अधिकारी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, हालांकि उनकी प्रबुद्धि और बुद्धि काम नहीं कर रही इस समय, लेकिन जब उन्हें मेडिकल का एम नहीं पता मालूम है तो वो आखिर होते कौन है? वो किस आधार पर तय करेंगे कि किसे रेमडेसिविर चाहिए या किसे नहीं चाहिए? तो हत्या है ये, फिर मौतें नहीं होंगी। देखिए, अगर आप इसको देखिए तो व्यवस्था पूरी, अगर हम प्रदेश से देखें, जिसको भी जिम्मेदारी आप देते हैं, ये अभी की बात नहीं, हमेशा से ये सिस्टम रहा है। जिम्मेदारी आप किसको देते हैं? आईएएस संवर्ग को देते हैं। लेकिन क्या इस वक्त में भी आप उसी को जिम्मेदारी देंगे? अरे इस वक्त तो ऐसे लोगों की जरूरत है जो सीधे तौर पर देख रहे हैं, मरीजों को डील कर रहे हैं, मरीजों के साथ हैं और उनको बेहतर जिम्मेदारी, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। लेकिन शायद उनके भी हाथ बंधे हुए हैं और इसीलिए हम तमाम जिला अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजों की जो तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पर भी। बिल्कुल, इतनी बड़ी महामारी है, विशेषज्ञों को आगे रखना चाहिए, वो फैसले ले कम से कम। लेकिन अगर फैसला आईएएस लेंगे तो फिर आईएएस किस तरीके का फैसला लखनऊ से लेकर हर जिले में ले रहे हैं वो दिख रहा है। ये जानलेवा गलती होगी जिससे तमाम आम लोग बेवजह मारे जाएंगे। शुक्रिया अनुभव जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार संज्ञान लेगी, क्योंकि एक आईएएस तय करेगा कि रेमडेसिविर किसे देनी है नहीं देनी है, तो ये घातक बात है। और उत्तर प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार तैयारियों में लगी हुई है और टीकाकरण के लिए वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर सरकार करेगी। पहले चरण में 4 करोड़ डोज का ग्लोबल टेंडर होगा। 10 दिन के अंदर ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का अनुमान है और यूपी में 18 से 44 साल के बीच आबादी है करीब 9 करोड़ लोगों की। तो वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि अब सरकार पहले चरण में कुल 4 करोड़ डोज ऑर्डर करने जा रही है, लेकिन ग्लोबल टेंडर के जरिए ये खरीदी होगी। दुनिया भर के जो वैक्सीन निर्माता हैं उनके लिए टेंडर खुला होगा। 10 दिन के अंदर ग्लोबल टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का अनुमान है और यूपी में 18 से 44 साल के बीच आबादी है करीब 9 करोड़। 1 करोड़ सरकार ने पहले ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद अब 4 करोड़ वैक्सीन के डोज और ऑर्डर की जाएंगी, लेकिन इसमें सरकार ने ग्लोबल टेंडर का रास्ता खोला है। तो ग्लोबल टेंडर के जरिए 4 करोड़ डोज खरीदेगी सरकार। 10 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और यूपी में 18 से 44 साल की उम्र के 9 करोड़ लोग हैं। और बरेली की नवाबगंज विधानसभा से भाजपा विधायक केसर सिंह का कल नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में कोरोना से निधन हो गया, जिसके बाद आज उनका पीर बौड़ा स्थित फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इलाज के दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा था और खुद को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की मांग भी की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें मैक्स में भर्ती वो नहीं करवा सके और उनका निधन हो गया। तो ये चीज़ें भी बताती हैं कि हालात कैसे हैं कि एक विधायक को अच्छे अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती है। आगरा में सांसों का आपातकाल खत्म हो इसलिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से अहमदाबाद से कंप्रेशर और दूसरे उपकरण आगरा लाए गए हैं। रात 11 बजे आर्मी के जवानों ने एयरफोर्स से सामान ले लिया और अब
जलेसर रोड स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है। आर्मी के एमी कोर के जवानों ने मुताबिक प्लांट में उपकरणों को फिट कर दिया गया और देर रात प्लांट से ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अधिकारियों की माने तो 1400 से 1500 सिलेंडर रिफिल हो पाएंगे। आगरा में जलेसर रोड स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट, जहां आर्मी के जवान प्लांट शुरू कर रहे हैं, वहां से संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। आगरा में भी जबरदस्त ऑक्सीजन किल्लत है, लेकिन अब मोर्चा आर्मी ने संभाल लिया है और आप देख सकते हैं कि रात में अहमदाबाद से वो इंटरकूलर करके जो पार्ट है वो अब आगरा के जलेसर रोड स्थित अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट में उसको इंस्टॉल कर दिया गया है। ईएमई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो पूरी जो टीम है इस समय लगातार लगी हुई है, लगातार उस प्लांट को फंक्शनल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि आगरा के तमाम अस्पतालों में और जो लोग होम आइसोलेशन में है उनको ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है। ऐसे में सांसों की नाजुक डोर ना टूटे, कैजुअलिटी कम हो, मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसे रोका जाए, उसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयासरत है, प्रशासन भी लगा हुआ है और अब आर्मी के तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। हमारे साथ इंजीनियर हैं अंजेश कुमार सिंह, वो बताएंगे। अंजेश जी, किस तरीके से ये लगातार बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस प्लांट से, बड़े स्तर पर प्रोडक्टिविटी होनी है ऑक्सीजन की, तो क्या लग रहा है कब तक शुरू हो जाएगा? 1 घंटा में मैं चालू कर दूंगा। आप 1 घंटे में चालू कर देंगे? जी। प्रोटेक्शन कोई इंटरकूलर करके कोई पार्ट वो कल अहमदाबाद से हम लोग को मंगाए, तो उसके बाद रात में हम लोग 3 बजे तक काम करके उसको चालू किए। चालू करने से डिफ्रोस्टिंग की जो प्रोसेस है हम आगे भागे। प्रोसेस यही था कि पूरा डिफ्रोस्टिंग करने के बाद में ब्लो व्लो मार करके कूलिंग आवर में डालना है। तो कूलिंग आवर में डालने से पहले एक्सपेंशन इंजन का हम लोग क्लियरेंस चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है कि फिर हम इसको चालू करेंगे और हमारा जाएगा कूलिंग प्रोजेक्शन में जाएगा। तो वहाँ से जब मेरा टाइम लेगा 8 से 10 घंटा प्रोजेक्शन आने में, उसके बाद जो है कि हमारा ऑक्सीजन फिलअप चालू हो जाएगा। अभी कितना 10 बजे रात में मेरा ऑक्सीजन प्रोटेक्शन, आज रात 10 बजे से हम ऑक्सीजन रिफिल करना। जी 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 जी। एक बार में कितनी क्षमता है इस प्लांट की ऑक्सीजन? 1 घंटा में निकलेंगे 60 सिलेंडर निकलेंगे मिनिमम। साहब ये बताइए क्या क्या इंतजाम हैं, कैसे कितनी क्षमता है इस प्लांट की? इस प्लांट की मैक्सिमम जो क्षमता है वो 1800 से 2000 सिलेंडर की पर डे है, लेकिन जो एक जनरल हम लोग एवरेज कर रहे हैं कि 1400 से 1500 सिलेंडर का पर डे यहाँ प्रोडक्शन होगा। और सोनभद्र में फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प की खबर मिल रही है। पुलिस ने ग्रामीणों पर हल्का लाठीचार्ज किया। दुधवी विकासखंड के बूथ संख्या 193 का यह मामला है। वोट डालने से पहले वोटर्स का वोट पड़ने का आरोप है। एसडीएम ने फर्जी वोट के आरोप को लेकर जांच और हंगामे के बीच बचाव करने वाले कई वोटर घायल हुए हैं। तो जांच की बात कही जा रही है, लेकिन झड़प यहां पर भी हो गई। मतलब तीसरे चरण में जिस तरीके का बवाल देखने को मिला था वही हालात चौथे चरण में सोनभद्र में बन गए हैं, जहां पर फर्जी वोट डालने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जिसके बाद पुलिस को ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और सोनभद्र के दुधवी विकासखंड के बूथ संख्या 193 का यह मामला है। वोट डालने से पहले वोटर्स का वोट पड़ने का आरोप है। एसडीएम ने फर्जी वोट के आरोप को लेकर जांच की बात कही है। हालांकि जो हंगामा हुआ, जो मारपीट हुई, इस बीच कई और लोग भी घायल हो गए। कौशाम्बी में भी पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर 2 गांव में विवाद हो गया। हिसामपुर गांव में फर्जी वोटिंग के विरोध में मारपीट हो गई। त्रिलोकपुर गांव में अपने पक्ष में वोटिंग को लेकर मारपीट हुई और कई लोग को चोटें लग गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। देखिए कौशाम्बी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग के दौरान झड़प हुई 2 पक्षों में और उसके बाद मारपीट हो गई। कई लोगों को इसमें चोटें आई। तो पहले सोनभद्र की तस्वीर दिखाई, अब कौशाम्बी की। तो हर जगह हंगामा, मारपीट देखने को मिल रही है और पंचायत चुनाव का ये इतिहास जो रहा है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल